तो हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। थर्ड सीजीएल सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस जीके और साइंस के 75 क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आज का जो सेट्स है और इसके बाद का जितना भी सेट्स आएगा वो थोड़ा सा टिपिकल सेट होगा, थोड़ा सा टफ सेट हम चूज करके दे रहे हैं। इसलिए हालांकि रेशियो ऐसा नहीं कि गड़बड़ाए हैं, रेशियो वही सब्जेक्ट में वही क्वेश्चन, उतना ही रेशियो में क्वेश्चन रहेगा जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन जितना में आपका सिलेबस के पैटर्न पर आधारित है। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को हम टिपिकल इसलिए बनाए हैं क्योंकि आगे आगामी जो आने वाला 68वीं बीपीएससी का पीटी भी होने वाला है, तो उसको लेके भी हम ये क्वेश्चन टारगेट लेके भी ये क्वेश्चन सेट किए हैं ताकि उसमें भी आपको फायदा हो जाए। क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का वो भी पोस्ट है, ग्रेजुएशन लेवल का ये भी पोस्ट है और आगामी दरोगा भी आने वाला है, तो दरोगा के लिए भी आपको फायदेमंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो को स्किप किए बिना अगर देखते हैं, लगातार वीडियो को अगर देखते हैं और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा खासा कलेक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा जो सॉल्यूशन करने के लिए जो भी हम समय दे पाते हैं इसमें, वो मेरे ख्याल से पर्याप्त दे पाते हैं। किसी स्टूडेंट का कहना है कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म में क्वेश्चन को बनाइए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जितना भी सेट कलेक्शन हम करते हैं, ऐसा नहीं कि उठा के मार्केट से सेट लाते हैं, हम सेट मार्केट से उठा के लाके सेट को छाप देते हैं, ऐसा नहीं है मेरा सेट में। आप मिला के देख लीजिए, कहीं भी किसी भी सेट से ये प्रैक्टिस नहीं उठा के डायरेक्ट दिया हुआ है। मेरा क्वेश्चन सेट किया हुआ है, बनाया हुआ है, तो इसको बनाने में और इसको खुद टाइप करना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है, तो इसको अच्छा खासा समय चला जाता है, जिस कारण से इंग्लिश वर्जन तो हम नहीं कर पाएंगे अभी। तो फ्रेंड्स, जो भी है अभी अवेलेबल आपके लिए, और वैसे भी आपका एग्जाम में तो ऐसा कौन सा ऑनलाइन एग्जाम है जो आपका इंग्लिश वर्जन भी पूछेगा, तो हिंदी वर्जन ही आपसे पूछता है। तो हिंदी में आप इसको समझेंगे, जाहिर सी बात है कि हिंदी तो हमारा राष्ट्रभाषा है, नहीं कैसे समझेंगे। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको एग्जाम को लेके काफी अच्छा कलेक्शन आपको मिल रहा है। फ्रेंड, एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि अगर केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया कीजिएगा, इसके अलावा शेयर कर दिया कीजिएगा। क्लियर? आज का चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है भारत माला परियोजना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत माला परियोजना, ये भारत माला परियोजना जो है वो भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है? जितना भी अभी तक हम सेट प्रैक्टिस करवाए हैं, सारा सेट प्रैक्टिस को यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। सेट प्रैक्टिस नंबर देके आप आसानी से वहां से देख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के आप वहां से भी इसका पीडीएफ का फायदा ले सकते हैं। फ्रेंड्स, भारत माला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र संबंधित होता है? ध्यान देंगे, भारत माला परियोजना जो है वो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत भारत माला परियोजना जो है इसकी स्थापना की गई है। ध्यान देंगे, धार्मिक स्थल के रूप में इसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री को आपस में जोड़ने का प्रावधान भारत माला परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 31 जुलाई, ये लिखेंगे टर्म, 31 जुलाई 2015 को इसकी स्थापना होती है तथा इसके तहत राजमार्ग की कुल लंबाई जो है, इसके तहत कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 51,000 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा, जिसे दो भागों में स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड के रूप में विभाजित किया गया। पहले स्टेप के रूप में 29,000 किलोमीटर की परियोजना है तथा दूसरे स्टेप में अगर देखा जाए तो 22,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का प्रावधान इस भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विश्व की सबसे पुरानी जीवित भाषा है? आपका ऑप्शन में है अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या तमिल। आपका सही आंसर है तमिल। जो है वो अभी तक विश्व की सबसे पुरानी जीवित भाषा है, जिसका भाषा के रूप में 5000 बीसी यानी 5000 ईसा पूर्व इस भाषा का खोज किया गया था, और इतना साल पुराना यह जीवित भाषा के रूप में आज भी मौजूद है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। एक तरफ देखिए, बिहार से रिलेटेड सभी गीत को दिया गया है। विभिन्न ऋतुओं पर और विभिन्न आयोजनों पर जो गीत गाया जाता है, यह बिहार का सारा गीत दिया हुआ है, और इसका उपनाम क्या है इसके बारे में चर्चा किया गया है। देखेंगे,
पर्वत गीत के बारे में अगर यदि जो चर्चा करते हैं तो पर्वत गीत जो है वह नहुरा के नाम से जाना जाता है। पर्वत गीत को बिहार में ऋतु गीत को अगर देखेंगे तो ऋतु गीत को चैता के नाम से जाना जाता है। पेशा गीत को ध्यान देंगे तो इसे जंतसार गीत के नाम से जाना जाता है और गाथ गीत जो है उसे मीरायन गीत के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर बनता है 4 3 2 1। खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन ही हम दे रहे हैं कि आपको दरोगा में, बीपीएससी के पीटी में, यहां तक कि आपका बिहार एसएससी का तो है ही है, निश्चित तौर पर है, और बिहार स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम होगा उसके लिए काफी बेनिफिट साबित होगा ये सेट प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव पाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ध्यान देंगे, मेहरगढ़ जो पश्चिमी बलूचिस्तान में, पश्चिमी बलूचिस्तान, अब यह पश्चिमी बलूचिस्तान जो है वह पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान में पहली बार गेहूं के उपजाने का प्रमाण मिला है। तो गेहूं के उपजाने का प्रमाण मेहरगढ़ से सन 1400 BC यानी 1400 ईसा पूर्व में ही गेहूं के उत्पादन करने का प्रमाण मिला है। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई माप क्या होती है? ध्यान देंगे, एसआई प्रणाली में अब प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल का मतलब होता है स्ट्रेस, अंग्रेजी में याद रखेंगे तो यह स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस का मतलब होता है प्रति इकाई क्षेत्र पर आरोपित बल। प्रति इकाई क्षेत्र पर आरोपित बल होता है, आरोपित बल होता है। अब जाहिर सी बात है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल जो होता है उसी को कहा जाता है प्रतिबल यानी स्ट्रेस कहा जाता है। इसकी इकाई की बात कर लेते हैं तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के तौर पर देखा जाता है। अब इसका डायमेंशन की तो ऑप्शन आपका बनता है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर, अब इसका डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो न्यूटन का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके अलावा गुना में मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, लिखेंगे एम एल कैगो एगो, उ भी नीचे में तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1, टी नीचे में 2 गो, ऊपर ले जाएंगे तो t-2, यानी डायमेंशन की भी बात करेंगे, बीमा की बात करेंगे तो प्रतिबल की बीमा ml-1 t-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के आयात के सर्वाधिक अंश निम्नलिखित में से किस वस्तु श्रेणी का है? सर्वाधिक आयात जो भारत करता है इस ऑप्शन के अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ का आयात सर्वाधिक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है जो दिया गया है अनुच्छेद और दूसरा तरफ उसका प्रावधान दिया हुआ है। ध्यान देंगे, अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद की चर्चा करता है, यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया लागू किया जाता है अनुच्छेद 61 में किया गया है। दूसरी बात अगर ध्यान देते हैं हम लोग तो अनुच्छेद 67 का ख जो है वो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है। अब उपराष्ट्रपति को भी हटाया जाता है महाभियोग लगा के, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लगाया जाता है, महाभियोग नहीं, महाभियोग की चर्चा एक ही अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 में, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लगा के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 67 के ख में किया गया है। क्लियर, अब तीसरा चलते हैं, अनुच्छेद 94 में कहा गया स्पीकर को हटाने का प्रावधान किया गया और अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की बात कहा गया है। तो ध्यान देंगे, सातवां का आंसर आपका जो होगा 2 3 4 1 आपका सही मिलान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से अर्धसूत्रण, अब अर्धसूत्रण का मतलब क्या हुआ? विभाजन यानी सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन शब्द जो होता है, सेल डिवीजन 3 प्रकार का होता है, सेल डिवीजन 3 प्रकार का होता है। ध्यान देंगे, एमिटोसिस जिसे असूत्री विभाजन कहा जाता है, माइटोसिस जिसे समसूत्री विभाजन कहा जाता है, और तीसरा होता है मियोसिस डिवीजन जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहा गया है। और इसी के बारे में आपसे सवाल पूछा है, मियोसिस डिवीजन। क्लियर, मियोसिस डिवीजन। अब ध्यान देंगे, इस मियोसिस डिवीजन का नाम, मियोसिस नाम जो दिया था वो फॉर्मर एवं मूरे नामक विद्वान के द्वारा इसका नाम 1905 ईस्वी में दिया गया था, जबकि मियोसिस डिवीजन की खोज बिजमैन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। थोड़ा लिख लेंगे, खोज जो है वो
बिजमैन नामक विद्वान के द्वारा मियोसिस डिवीजन की खोज किया गया था? इसका विस्तृत अध्ययन की बात करेगा तो स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा 1888 ईस्वी में किया गया था। और यह मियोसिस डिवीजन जो होता है वह जनन कोशिका में संपन्न होती है, जनन कोशिका में संपन्न होती है, ध्यान रखेंगे। जनन कोशिका में यह डिवीजन संपन्न होती है। अब ध्यान देंगे इसका कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है। 3 कथन सत्य है और 1 कथन असत्य दिया हुआ है, उसकी पहचान करना है। तो अर्धसूत्रण 2 चरण में संपन्न होती है, बिल्कुल। मियोसिस डिवीजन 2 चरणों में संपन्न होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी होती है। नाम इसका जब अर्धसूत्रण है तो कोशिकाओं की संख्या तो आधी रह जाएगी ना, इसलिए दुगनी ना होके आधी रह जाएगी। अगर रहता तो सही हो जाता। यही कथन आपका अर्धसूत्री विभाजन के बारे में गलत कथन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कहां 25,000 क्षमता वाला परीक्षण केंद्र, यहां पे करेंगे परीक्षण केंद्र की बनाने का निर्णय लिया गया है? तो पटना में गांधी सेतु के नजदीक में 25,000 क्षमता का परीक्षा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? सबसे पहले निकालेंगे CO2 के 1 मोल्स का द्रव्यमान। तो CO2 का 1 मोल का द्रव्यमान निकालेंगे। तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे? C का कितना होता है? तो C का परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं कार्बन का तो 12 होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 16 होता है। तो लेकिन कै गो ऑक्सीजन है? 2, तो 2 अणु ऑक्सीजन, तो 16 दूनी 32, यानी कि हम करेंगे तो 44 हो जाएगा CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान। अब कह रहा है CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान, तो इसे 10 से गुना कर देंगे, यानी 440 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से शुरू हुआ था? तो कार्बन क्रेडिट के बारे में जानेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो कार्बन क्रेडिट के बारे में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जो जापान के क्योटो में आयोजित किया गया था। क्लियर? और यह संधि 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को, ध्यान देंगे 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को जलवायु परिवर्तन को लेकर CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को एक संधि होती है, तथा इसे लागू करने, यह जो लागू होता है वह 16 फरवरी 2005 को लागू किया जाता है। 16 फरवरी 2005 को इसे लागू कर दिया जाता है। क्लियर? तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्बन क्रेडिट को कम करना, यानी कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। क्लियर? जिसमें ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने की बात कही गई थी। दूसरा है अर्थ शिखर सम्मेलन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ शिखर सम्मेलन, यह रियो सम्मेलन के नाम से इसे जाना जाता है। इसका नाम रियो सम्मेलन है। क्यों? क्योंकि रियो सम्मेलन जो रियो डे जेनेरियो जो ब्राजील में है, तो ब्राजील की राजधानी रियो डे जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह पर्यावरण एवं विकास पर एक सम्मेलन हुआ था, जो 3 जून 1992 ईस्वी को, ध्यान देंगे 3 जून 1992 ईस्वी को पर्यावरण एवं उसके विकास पर एक सम्मेलन हुआ था, तथा यह 14 जून तक चला था। 3 जून से लेकर 14 जून 1992 ईस्वी तक चला था। तीसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये भी खूब इंपॉर्टेंट है, ये एकदम तेजाब है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत के संरक्षण से है। ध्यान देंगे, ओजोन परत संरक्षण से है। अब बहुत सारा क्वेश्चन इससे निकल जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण हेतु CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक संधि या समझौता हुआ था। यह साइन जो हुआ था वह 16 सितंबर 1987 ईस्वी में यह साइन हुआ था, और जिसके तहत लागू किया गया था 1 जनवरी 1989 ईस्वी को। 2 साल के बाद लागू जो हुआ, यह लागू जो किया गया वह 1 जनवरी 1989 ईस्वी को इसे लागू कर दिया गया। क्लियर? अब ध्यान देंगे, तभी से 16 सितंबर को जब यह संधि हुआ था, उसी समय से
ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में विश्व स्तर पर मनाया जाता है प्रत्येक साल 16 सितंबर को। यह भी आ गया। G8 शिखर सम्मेलन ऑप्शन नंबर डी में है। तो G8 शिखर सम्मेलन 8 विकसित देशों का एक समूह है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, यूएसए और यूके का एक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अब कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन आपका सही है इस पर चर्चा करना है। तो ध्यान देंगे, नौ परिवहन यानी नेविगेशन और मत्स्य ग्रहण यानी फिशिंग में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है, बिल्कुल सही है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलायनों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने में योग्य बनाता है, यह भी सही है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन यानी सिल्टेशन रोकता है, यह भी सही है। और कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह के उदाहरण होते हैं, यह भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक हड़प्पा स्थल इसको बनाएंगे? हड़प्पा स्थल इसमें से नहीं है। तो चनहुदड़ो तो है, कोटदीजी है, देसलपुर जो है वो भी है, और सोहगौरा अभिलेख एक प्रकार का है, यह ताम्र अभिलेख है, ताम्र अभिलेख है। अब यह ताम्र अभिलेख जो है यह किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से यह ताम्र अभिलेख संबंधित है। और चंद्रगुप्त मौर्य के इस ताम्र अभिलेख में चर्चा किया गया है किसकी? तो ध्यान देंगे, चर्चा किया गया है दुर्भिक्ष की जानकारी दी गई है। कहने का मतलब है कि जब अकाल पड़ा था तो अकाल के समय कई प्रकार के अन्नागार की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, खास करके 2 प्रकार के अन्नागार, बड़े बड़े विशाल अन्नागार की स्थापना किया गया था अकाल के समय। उसके बारे में जानकारी सोहगौरा अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कहां स्थित है? यूपी के गोरखपुर में स्थित है, गोरखपुर के निकट स्थित है, सोहगौरा में। क्लियर? और यह नदी भी पूछेगा कि किस नदी के तट पर है, तो कहेंगे राप्ती नदी के तट पर, राप्ती नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड जिसका वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई यानी हाइट क्या होगी? तो अधिकतम ऊंचाई जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जो होता है वह फॉर्मूला आपका होता है u स्क्वायर बटे 2g होता है, u स्क्वायर बटे 2g। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा मैक्सिमम हाइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करें एवं नीचे दिए गए सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो ध्यान देंगे, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? कथन है और दूसरा कारण दिया हुआ है। मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है, बिल्कुल सही है। मुद्रा के अवमूल्यन में निर्यात को बढ़ावा मिल जाता है। दूसरी बात, अवमूल्यन से अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य जो होता है, घरेलू उत्पादों का जो मूल्य होता है वो गिर जाता है। तो दोनों ही बात सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो निम्नलिखित कथन, राष्ट्रीय गीत को भारत के राष्ट्रीय गान के साथ समान दर्जा प्राप्त नहीं है, गलत बात है। समान दर्जा तो प्राप्त है, ये राष्ट्रीय गीत जिस प्रकार से उसी प्रकार से राष्ट्रीय गान है, दोनों को समान दर्जा प्राप्त है। दूसरा बात, राष्ट्रीय गीत पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रीय गीत जो है वह पहली बार गाया गया था, बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में राष्ट्रीय गीत का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, यह भी बात बिल्कुल आपका सही है कि राष्ट्रीय गीत का कोई उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, केवल मान्यता प्रदान किया गया है इसे राष्ट्रीय गीत का। 1909 ईस्वी में श्री अरविंदो द्वारा राष्ट्रीय गीत का गद्य के रूप में अनुवाद किया गया था या कविता के रूप में अनुवाद किया गया था, बिल्कुल सही है। तो 2, 3 और 4 बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के रोहतास जिले के बाद सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले का रहा है? ध्यान देंगे, रोहतास जिला का साक्षरता दर जो रहा है वह 73.37% रहा है। बड़ा अच्छा एग्जांपल है, देखिए 73, इसका उल्टा करके पॉइंट के बाद पॉइंटेड भी याद रखेंगे, एक एक टर्म को याद रखेंगे। 73.37% रोहतास जिला बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला है और इसकी साक्षरता 73.37% है। जबकि दूसरे स्थान पर जो आता है वो पटना जिला का आता है जिसकी साक्षरता 70.68% है। तो दूसरा है पटना जिला रोहतास के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुडको का क्या अर्थ होता है? हुडको का पूरा रूप जो होता है
वो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यह 1956 ईस्वी के कंपनी अधिनियम के तहत 1956 ईस्वी के कंपनी अधिनियम के तहत भारत सरकार का एक स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसके मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे, अगर इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। अगर बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 25 अप्रैल 1970 ईस्वी में हुई थी। 25 अप्रैल 1970 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और यह कंपनी अधिनियम जो सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में भारत सरकार का एक स्वामित्व वाली स्थानीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है हुडको, वह 1956 ईस्वी के तहत भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम के तौर पर इसे शामिल किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज्य एक व्यवस्था है। अब पंचायती राज्य एक कैसी व्यवस्था है? स्थानीय स्तर पर स्वशासन, बिल्कुल सही है। जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का भी एक अपशिष्ट उदाहरण है पंचायती राज व्यवस्था। लेकिन पद सोपानिक संरचना है पंचायती राज व्यवस्था, ये एक बात गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है? तो शुतुरमुर्ग के एक अंडे की कोशिका, अब ध्यान देंगे कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका और शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका का माप देना चाहिए कि कोशिका की जो माप होती है वह 170 माइक्रोन मीटर से लेकर 130 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, या यहां पे 130 के स्थान पर 135 भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा देखने को। तो दोनों ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो संक्रमण तत्व वैसे तत्व होते हैं जिसमें वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं उसे संक्रमण तत्व कहा जाता है और यह डी ब्लॉक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब चूंकि यह भी बात है कि यह तत्व डी ब्लॉक के तत्व धातु में भी और अधातु में भी शामिल, उपधातु के रूप में भी, धातु और उपधातु के बीच का योजक कड़ी के रूप में भी शामिल किया जाता है, जिसके कारण से इसे संक्रमण धातु के रूप में भी जाना जाता है। संक्रमण तत्व को संक्रमण धातु भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी तत्व हैं वो धातु हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाष्टमी मेला का आयोजन कहां किया जाता है? तो बिहार के खगड़िया जिला में गोपाष्टमी मेला का आयोजन किया गया है। ध्यान देंगे यह किस अवसर पर किया गया था? पहली बार जब श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम जो थे, मान्यता है कि कृष्ण और बलराम जो है पहली बार जब गाय को चराने के लिए पहली बार जब उस अवस्था में पहुंचे, एज के उस अवस्था में, आयु के उस अवस्था में पहुंचे कि गाय को पहली बार जब चराने जा रहे थे, तो नंद बाबा ने एक मेला का आयोजन किया था, एक समारोह का आयोजन किया था जिसे गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है और जो अभी भी परंपरा के अनुसार खगड़िया जिला में एक मेला के रूप में आयोजित किया जाता है। ध्यान देंगे यह दीपावली के दौरान, क्वेश्चन पूछेगा गोपाष्टमी मेला जो है किस त्योहार के दौरान मनाया जाता है? तो दीपावली के दौरान यह उत्सव या मेला मनाया जाता है। यह गोवर्धन पूजा, जो दीपावली के दौरान आने वाला जो गोवर्धन पूजा होता है, गोवर्धन पूजा के 7 दिन के बाद यह गोपाष्टमी मेला का आयोजन किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का एक पत्थर को अधिकतम 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। लड़का उसी पत्थर को जिस अधिकतम क्षैतिज दूरी से फेंक सकेगा वह क्या हो जाएगा? यानी ऊंचाई आपका दिया हुआ है कि 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है और उसी पत्थर को अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंकने के लिए कह रहा है। तो मैक्सिमम हाइट आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो u²/2g होता है और यह 10 मीटर ऊंचा है। मैक्सिमम हाइट कितना है? 10 मीटर ऊंचा है। ध्यान देंगे। अब ध्यान दीजिए कि u² बराबर कितना निकल जाएगा? 10 × 2, g का मान 9.8 होता है तो इसको 10 मान लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा? 200। u² बराबर 200 हो गया। अब इसका क्षैतिज दूरी निकालना, अधिकतम दूरी को तय करता है। तो रेंज, जो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है u² / g। तो u² का मान आया है
200 और g का मान होता है 9.8, तो 10 मानेंगे, यहां से यहां काटेंगे, आपका मान कितना क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है? 20 मीटर की क्षैतिज दूरी तक यह बच्चा फेंक सकता है पत्थर को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य का है? ध्यान देंगे, चार्वाक ने चार्वाक दर्शन का प्रतिपादन किया था, और यह चार्वाक जो थे इनके दर्शन को, यानी चार्वाक दर्शन को लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। चार्वाक ने चार्वाक दर्शन का प्रतिपादन किया था, जिन्हें लोकायत के नाम से जाना जाता है। क्यों लोकायत के नाम से जाना जाता है? क्योंकि यह ईश्वर और परलोक में विश्वास नहीं करते थे। जैसे भगवान बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, तो ठीक मान्यता इसी प्रकार से था कि ईश्वर और परलोक में कभी भी यह विश्वास नहीं करते थे, जिसके कारण से इनके दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है। अब ध्यान देंगे, सर्व दर्शन संग्रह में चार्वाक के मत से जो कहा गया है बात, वो कहा गया है कि सुख ही इस जीवन का प्रधान लक्ष्य होता है। जो व्यक्ति यह मान के दुखी होता है कि संसार दुखों से भरा है, संसार में दुख है, और इस कारण से जो व्यक्ति दुखी है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, यह चार्वाक दर्शन में कहा गया है, यह सर्व दर्शन संग्रह में चार्वाक के द्वारा कहा गया है। ध्यान देंगे, पौरुषेय की कुल संख्या हमारे ग्रंथों में 4 बताया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें से चार्वाक ने काम को सर्वोच्च मूल बताया है। यानी काम का मतलब होता है कि सुख। अब सुख किसी चीज में, शारीरिक सुख हो, आर्थिक सुख हो, किसी भी सुख में, यानी काम, इच्छा जो होता है वो सर्वोच्च मूल पर है, यह चार्वाक ने कहा था। तो ये चारों के चारों जो आप देख रहे हैं ना, वो चारों पुरुषार्थ है जो ग्रंथों में दिया गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें से काम को चार्वाक ने सर्वोच्च बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहां स्थित है? तो यह स्थित है ग्वालियर में, जिसकी स्थापना हुई थी 1957 में। इसकी स्थापना अगस्त में की गई थी, 1957 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कैरिस का साधारण नाम क्या होता है? तो एस्कैरिस जो होता है ना, वो एस्केलमिंथिस या नीमेटोड वर्ग के अंतर्गत, नीमेटोड फाइलम या एस्केलमिंथिस फाइलम के अंतर्गत शामिल किया जाता है एस्कैरिस को। यहीं पर लिख लेंगे, एस्केलमिंथिस या नीमेटोड फाइलम या संघ के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है एस्कैरिस को। अब ध्यान देंगे, इसका साधारण नाम होता है गोल कृमि, राउंड वर्म जिसे कहा जाता है, गोल कृमि। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, हम जितने भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसलिए सारा क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर आपका जीके और जीएस में भी, एसएससी को लेके भी, और दरोगा, आगामी दरोगा के लिए भी, और बीपीएससी के लेके भी आपका एक बेस्ट सॉल्यूशन जा रहा है, बेस्ट क्वेश्चन आपके पास जा रहा है, तो पूरा देखने का प्रयास आप करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर कर दिया कीजिएगा। अगर ऐसा लगता है कि दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होगा, हम कुछ अच्छा देने में कामयाब हो पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिएगा। क्लियर? तो यह गोल कृमि के अंतर्गत इसे राउंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई का पूरा रूप क्या होता है? तो वाईफाई का पूरा रूप होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, वायरलेस फिडेलिटी इसका पूरा रूप होता है, यानी फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र द सर्च लाइट के प्रथम संपादक कौन थे? बिहार में सर्च लाइट का प्रकाशन किया जाता था और इसके प्रथम संपादक सैयद हैदर हुसैन थे, और इसकी स्थापना, जो सर्च लाइट जो समाचार पत्र था, वह 1918 ईस्वी से प्रकाशित किया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो हीलियम अथवा नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त किया जाता है तेल को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 के 1C में सहकारी समितियां नामक शब्द को जोड़ा गया था? ध्यान देंगे, 97वां संवैधानिक संशोधन 2011 के तहत सहकारी समितियां शब्द को 19 के 1C में जोड़ा गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, देशों में से किसकी संसद या पार्लियामेंट को ग्रेट पीपल्स खुलेप के नाम से जाना जाता है? ग्रेट पीपल्स खुलेप के नाम से जाना जाता है किसके संसद को? तो ध्यान देंगे,
ग्रेट पीपल्स खुलेब के नाम से जाना जाता है किसके संसद को? तो मंगोलिया के संसद को ग्रेट पीपल्स खुलेब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो मुख्यालय है वह नागपुर में स्थित है। ध्यान देंगे, इंडियन ब्यूरो ऑफ जो माइंस है उसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित आपका नहीं है? एक तरफ दिया हुआ गर्म जल स्रोत और दूसरा तरफ कहां स्थित है उसका स्थान दिया हुआ है या राज्य दिया हुआ है। ध्यान देंगे, मणिकरण जो है, मणिकरण वो हिमाचल प्रदेश में एक गर्म जल स्रोत है। बिल्कुल ही आपका कथन सही है। दूसरा है ज्वालामुखी जो जम्मू कश्मीर में है, ज्वालामुखी जो गर्म जल स्रोत कहीं भी नहीं है, ऐसा नाम का गर्म जल स्रोत है ही नहीं। जम्मू कश्मीर में जो गर्म जल स्रोत है वह तत्ता पानी है। ध्यान रखेंगे, तत्ता पानी गर्म जल स्रोत जो है वह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जबकि मध्य प्रदेश में अनहोनी और ओडिशा में तप्त पानी है। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, जम्मू कश्मीर में तत्ता पानी, लेकिन तप्त पानी कहां? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भार W है और प्रयास यानी इफोर्ट जो है वह P है, तो यांत्रिक लाभ जो होगा वो W/P होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? ध्यान देंगे, यह संबंधित होता है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से, यह संबंधित होता है। यह समझौता, यह जो विजन की शुरुआत हुई थी वह सन 2000 में टारगेट किया गया था और अगले 25 वर्षों के लिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र से संबंधित नीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण को बनाए रखने के लिए बनाया गया था यह विजन 2025। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित होता है? तो तांबा से संबंधित होता है मलज खंड, और यह मलज खंड कहां स्थित है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है मलज खंड, जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति जो देता है वह देता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत, पैलियो वनस्पति, तो पैलियो वनस्पति जो होता है वो पादप, पैलियो वनस्पति पादप जीवाश्म, पादप जीवाश्म का अध्ययन करने के लिए पैलियो वनस्पति का उपयोग किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और भारत में पैलियो वनस्पति के जनक या पादप जीवाश्म के जो जनक हैं वह बीरबल साहनी को, बीरबल साहनी को माना जाता है। क्लियर? तो आपका ऑप्शन बनेगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एक है और कारण आर दिया हुआ है, कथन एक है और उसका कारण जो है वो आर दिया हुआ है, बताना है। कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक कपास बीटी जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है, बिल्कुल सही है। कारण है बीटी जीन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है, दोनों सही है। और आर जो है ना वो एक ही सही व्याख्या करती है कि बीटी जीन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, यही कारण है कि यह कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक कपास बीटी जीन के निवेशन में निर्मित किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया? खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे प्रखंड स्तर पर लक्षित किया गया है, लक्ष्य रखा गया है कि बिहार राज्य के ई किसान भवन का स्थापना किया गया है। यह ई किसान भवन की स्थापना का उद्देश्य जो है किसानों को बीज उपलब्ध करवाना, किसानों को बीज उपलब्ध करवाना, यही इसका मेन उद्देश्य है जो प्रखंड स्तर पर जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिथियों में से किस तिथि को जम्मू कश्मीर और लद्दाख आधिकारिक रूप से भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे? तो आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी 31 अक्टूबर 2019 को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल कर लिया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ परामीत शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परामीत शब्द का सही विवरण जो दिया गया है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है
उसे परामीत की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सेज, यानी सेज का मतलब होता है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य इसमें से कौन है जो नहीं है? तो अतिरिक्त रोजगार अवसरों का चयन बिल्कुल सही है, नवीन तकनीकों का प्रयोग बिल्कुल सही है, अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों का सृजन कर भी सही है, लेकिन विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना या कम करना, हतोत्साहित मतलब कम करना, ये शामिल सेज के अंतर्गत नहीं है। और तो विदेशी निवेश को बढ़ावा देना स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत वैसे जोन को शामिल किया जाता है जहां पर विदेशी व्यापार जब होता है तो वहां पर मुक्त व्यापार किया जाता है। क्लियर, फ्री इकोनॉमिक वहां पर जारी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ्टा क्या होता है? ध्यान देंगे, साफ्टा सबसे पहली बार जानना जरूरी है कि साफ्टा का पूरा रूप क्या होता है। तो ध्यान देंगे, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसे हिंदी में अगर यदि जो कहेंगे तो दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता है। और यह सार्क के अंतर्गत मुक्त व्यापार समझौता है जो समझौता किया गया था 2004 में। समझौता कब हुआ? समझौता हुआ 2004 में, लेकिन इसका लागू जो इसे किया गया वो 2006 में इसे लागू किया गया। ध्यान रखेंगे, इसे लागू किया गया 2006 में। और यह ध्यान रखेंगे, यह सार्क की एक व्यापार मुक्त व्यापार समझौता के अंतर्गत सार्क की एक संस्था है। क्लियर, और इसके सदस्य देशों की संख्या अगर पूछा जाए तो जो सार्क सदस्य देश हैं वही साफ्टा के भी सदस्य देश हैं, क्योंकि सार्क का ही अभिन्न अंग है यह साफ्टा। अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके सदस्य देश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ध्यान देंगे, साफ्टा क्या है? तो सार्क देशों के बीच स्थापित मुक्त व्यापार क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो रत्नाकर जो है वह हिंद महासागर का नाम था जो सूचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं रह सकता? तो बल जो है ना, बल कभी भी अकेले नहीं रख सकता। जब किसी वस्तु पर आप बल लगाएंगे तो वह वस्तु आप पर भी एक बल लगाएगा, यानी बल जो है ना वो जोड़ा में होता है, बल कभी भी अकेले नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोका कॉफी कहां उगाई जाती है? तो मोका कॉफी जो है वह यमन का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत सरल उत्पादों में विभाजित हो जाता है उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे अपघटन अभिक्रिया का नाम दिया जाता है। उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ए बी है, दो उत्पाद है, दो गो सरल प्रोडक्ट है और इसे जब रिएक्शन कराया जाएगा तो ए प्लस बी के रूप में यह टूट जाएगा, इसे ही अपघटन कहा जाता है। क्लियर, बी स्थापन के तौर पर देखेंगे तो अगर इसका रिएक्शन ए प्लस बी सी यानी दो एक सम्मिलित प्रोडक्ट और एक अलग है और इसको रिएक्शन करा दिया जाए तो यह एक को रिप्लेस कर देगा, यानी ए सी प्लस बी बन जाता है। यह बी स्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर, बी स्थापित कर देता है। जबकि संयोजन अभिक्रिया जो होता है ए प्लस बी प्रोडक्ट आगे बनकर यह मिलकर रिएक्ट करके ए बी बना देता है, इसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकरिया आयोग, इसको सहकरिया आयोग नहीं कह के सरकरिया आयोग, इसका नाम देंगे सरकरिया आयोग। सरकरिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, तो संघ एवं राज्य के मध्य संबंधों की विवेचना करने के लिए, समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था 1983 ईस्वी में। और यह आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में, यानी आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था। यह त्रिस्तरीय सदस्य समूह था। अध्यक्षता में यह जो था सरकारिया आयोग, यह त्रिसदस्यीय आयोग था। इसके अन्य सदस्य के रूप में बी शिवरामन और एम आर सेन थे, ये भी लिख लेंगे।
बी शिवरमन, शिवरमन, और इसके और सदस्य थे एम आर सेन, एम आर सेन इनके अन्य सदस्य थे। खूब इंपॉर्टेंट है और इस सब चीज को ध्यान रखेंगे आप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण पाया जाता है? रसधानी, ऑप्शन नंबर बी रसधानी, जिसे वैक्यूल्स कहा जाता है। रसधानी यह अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरा हुआ आवरण होता है कोशिकाओं में। यह पादप सेल और जंतु सेल दोनों में पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो अर्धपारगम्य झिल्ली जो रसदानी का होता है ना, जिसके चारों ओर झिल्ली का आवरण होता है, जिसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट की संज्ञा दिया गया है इस झिल्ली को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, किसके मन का उपज था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मन का उपज था, जो 24 मार्च, ध्यान रखेंगे, बाल्कन प्लान जो है वो कैबिनेट 15 और 16 अप्रैल, यह बाल्कन प्लान 15 और 16 अप्रैल 1947 ईस्वी को पेश किया गया था। क्लियर। अब यह बाल्कन जो प्लान है, इसे इस्मा प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इसका और एक नाम याद रखेंगे, इस्मा प्लान भी याद रखेंगे इसको। इस्मा योजना, प्लान या योजना एक ही है, इस्मा योजना के नाम से इसे जाना जाता है, या इसे बाल्कन प्लान के नाम से जाना जाता है, जो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 15 और 16 अप्रैल 1947 ईस्वी को पेश किया गया था। जबकि इसका ध्यान रखेंगे, विरोध किसने किया था? इसका विरोध करने वाले प्रथम भारतीय जो थे वह जे.एल. नेहरू थे, जिसने इसका विरोध किया था, और फिर इस बाल्कन प्लान को या इस्मा योजना को वापस ले लिया गया था जे.एल. नेहरू के विरोध के कारण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? तो पिंड के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन पर निर्भर करता है, लगाया गया बल पर निर्भर करेगा, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करेगा, लेकिन पिंड के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही कथन है? सिक्किम के संबंध में सही कथन की पहचान करना है। 1975 में इस भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। बिल्कुल 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारतीय राज्य का हिस्सा बना गया, अभिन्न अंग बना दिया गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ण माना जाता है, बिल्कुल सही है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, यानी लेप्चा जनजाति जो है वो सिक्किम में निवास करती है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 शाब्दिक अर्थ के रूप में जानेंगे तो सिक्किम को वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ण इसे कहा जाता है, सिक्किम को, तो ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो मेगास्थनीज की लिखित पुस्तक इंडिका का यह कथन है कि प्राचीन भारत जो थी उस समय दास्तां नहीं था, यानी दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, दास को नहीं रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्णशिपी क्या है? तो कर्णशिपी जो है वह एक भक्षणीय समुद्री घोंघा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अब कैबिनेट मिशन आया भारत कब? 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया कैबिनेट मिशन, और यह एक त्रिसदस्यीय कमेटी था, त्रिसदस्यीय मिशन था, जिसमें इसके सचिव पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर जो नौसेना प्रमुख थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, यानी त्रिसदस्यीय मिशन था यह, जिसके तौर पर पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, जिसके अध्यक्ष के तौर पर देखा जाए तो पैथिक लॉरेंस इसके कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। अब जिस समय यह भारत आया उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोलर के रूप में कैडमियम और बेरॉन का छड़, रॉड ऑफ बेरॉन और कैडमियम का प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जबकि ध्यान रखेंगे भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में, यानी अंग्रेजी में कहेंगे तो मॉडरेटर के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सही सुमेलित आपका नहीं किया हुआ है, इस बात का ध्यान देंगे। कौन सा सही सुमेलन नहीं है, ध्यान देंगे। मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य की चर्चा भाग 4 के क में और अनुच्छेद की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 51 का क में चर्चा किया गया है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात, राज्य की चर्चा जो किया गया है वो भाग 4 में राज्य की चर्चा न करके राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर रहता, यहां पे ध्यान देंगे राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ लेंगे, नीति, क्योंकि 2 गो सही हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व की चर्चा भाग 4 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा जो अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की चर्चा किया गया है नीति निर्देशक तत्व में। क्लियर। वैसे अगर ये नहीं जोड़ते हैं ना तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। भारत के महान न्यायवादी की चर्चा किया गया है भाग 8 में ना, भारत के महान न्यायवादी की चर्चा किया गया है भाग 5 में किया गया है, और अनुच्छेद की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 76 में किया गया है। क्लियर। संघ और राज्य के अधीन सेवाओं की चर्चा भाग 14 में किया गया है, बिल्कुल सही है। और वहीं अनुच्छेद की अगर चर्चा करते हैं तो अनुच्छेद 308 से 323 तक की चर्चा किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका सही जो आपका नहीं सही जो है वो ऑप्शन सी मिलान करेंगे इसमें जोड़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने सीलोन यानी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। हालांकि सबसे पहला अभियान जो श्रीलंका पर किया था वो किया था राज प्रथम अभियान जो श्रीलंका पर किया, श्रीलंका या इसी को सीलोन कहा जाता है, सीलोन पर किया वो था राज प्रथम ने किया था। क्लियर। लेकिन विजित किया राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में, तो कैबिनेट मिशन जो है इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में 24 मार्च के दिन भारत आया था और इसने एक संघीय सरकार के सिफारिश की मांग की थी, यह बिल्कुल ही सही है। दूसरी बात, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्ति का विस्तार किया, गलत बात है। इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों की नियुक्ति किया, गलत बात है। तो ऑप्शन केवल एक आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धरती की घूमने की घूर्णन गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर रखा हुआ पिंड का जो वजन होगा वह घट जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे या मर जाएंगे, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? इसका शाब्दिक अर्थ हुआ करो या मरो, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ करो या मरो। किस आंदोलन से जुड़ा हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ध्यान देंगे, यह करो या मरो या कहेंगे भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किनका कथन है? तो आप याद रखिएगा M.K. गांधी। आमतौर पर तो ये जानते हैं कि करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन ध्यान रखेंगे भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, इसका शाब्दिक अर्थ यही होगा कि करो या मरो, तो M.K. गांधी के द्वारा कहा गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। कोडलिंग जो कहा जाता है वो कोडफिश यानी कोड मछली के बच्चे को कोडफिश कहा जाता है। कॉडफिश बेबी को कहा जाता है कोडलिंग, जबकि गोसलिंग जो आपका दिया हुआ है इसको लिखा जाता है इस रूप में गुजलिंग। गुजलिंग का मतलब क्या होता है? बत्तख होता है। तो बत्तख के बच्चे को जो कहा जाता है, बेबी को जो कहा जाता है, बच्चा को, वो गोसलिंग कहा जाता है, गोजलिंग कहा जाता है। फिंगरलिंग जो होता है वह फिश के बेबी को कहा जाता है। ऑप्शन सी में है फिश, FISH, फिश बेबी को कहा जाता है फिंगरलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूथ हंट पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो सामाजिक सेवा के लिए यूथ हंट पुरस्कार दिया जाता है, जो विश्व शांति के लिए दिया जाता है। यह 1982 ईस्वी से लगातार दिया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। यूथ हंट जो थे वह
भूतपूर्व यूएन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके जो अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने एटम बम का आविष्कार किया था। तो एटम बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा एटम बम का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया कर लेता है? तो पोटेशियम धातु शीघ्रता से अभिक्रिया कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल में 7 प्रांतों में त्याग पत्र दिया था। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा क्यों हुआ था? ध्यान देंगे। कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति आ गई थी, जिसके कारण से त्यागपत्र दिया था। क्या ये तीनों कारण थे त्यागपत्र देने का? तो जी नहीं, यह तीनों में से कोई भी कारण नहीं था कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दिया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू जो है वह कौन सा है? ध्यान देंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सहकारिता, सक्रिय सहभागिता रही थी? नहीं, इन सबों की सक्रिय सहभागिता नहीं रही थी चंपारण सत्याग्रह में। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी रही थी? नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, किसानों का असंतोष जो था वह काफी चरमोत्कर्ष पर था। क्यों? क्योंकि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? चंपारण में हुआ था, और यह नीलहरित किसान जो थे इनको जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता था, जिसके कारण से किसान असंतुष्ट थे, और यही चंपारण सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मदद ए मास जो था वो सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली एक प्रकार की पेंशन थी। क्लियर? सैन्य अधिकारी को जो रिटायर हो जाते थे उनको दी जाने वाली एक प्रकार की पेंशन थी, जिन्हें मदद ए मास मुगल प्रशासन में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय इसमें से कहां स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में फवाजील का क्या अर्थ होता है? तो सल्तनत काल में फवाजील का जो अर्थ होता है वह इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को फवाजील का रूप से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? पहली बार दिल्ली को साम्राज्य की राजधानी घोषित किया वो था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? अब ध्यान देंगे, कक्षा तो 4 गो है, के, एल, एम और एन। इसमें इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन 1, इसके अंतर्गत 2, इसके अंतर्गत 3, इसके अंतर्गत 4 को रखा जाता है। अब ध्यान देंगे, फॉर्मूला जो इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण करने वाला जो फॉर्मूला होता है वह 2n² होता है। n जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यदि जिस कक्षा के बारे में कहेंगे, मान लिया जाए k के बारे में कहा तो n के जगह पर k बैठेगा, अगर l के बारे में कहा तो 2 बैठेगा, m के बारे में कहेगा तो n के स्थान पर 3 बैठेगा, और अगर n कक्षा में कहेगा तो n के स्थान पर 4 बैठेगा। क्लियर? तो यहां पर l कक्षा के बारे में आपसे पूछता है, तो l कक्षा के बारे में निकालेंगे तो 2 और n के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, आपका सही आंसर 8 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा 75 का क्वेश्चन जो रहा वो फ्रेंड्स इतना लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है और अगर ऐसा लगता है कि दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यह यूजफुल हो सकता है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कर दिया कीजिएगा, ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके, हमें ऐसा लग सके कि हम जो कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स के लिए हित में कर रहे हैं। केवल वीडियो देखते हैं और स्किप कर देते हैं, केवल वीडियो देखते हैं और देख के उसके बाद लाइक नहीं करते हैं, कर दिया कीजिएगा, काफी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं। तो आज की सेवा को देते हैं विराम, शेष की चर्चा करेंगे अगले किसी सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने तैयारी को चरमोत्कर्ष बनाइए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।